This video is brought to you by Infinix Hot 10 Play. नमस्कार, दी लल्लन टॉप पर मैं हूं सोनाली। देश इन दिनों कोरोना की बेरहम मार झेल रहा है। इस संकट से बाहर आने के लिए भारत को क्या क्या करने की जरूरत है, देश के नामी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने बताया। डॉक्टर शाहिद जमील सरकार की ओर से बनाए गए उस खास सलाहकार ग्रुप के सदस्य हैं जिनके ऊपर वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान करने की जिम्मेदारी है। अशोका यूनिवर्सिटी में त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंसेस के डायरेक्टर जमील ने अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख लिखा है। उन्होंने तफसील से समझाया कि भारत किस तरह से इस संकट से निकल सकता है। उन्होंने मोदी सरकार को सलाह दी कि वो वैज्ञानिकों की बात सुने, पॉलिसी बनाने में अड़ियल पने का रवैया छोड़े। डॉक्टर जमील ने लेख में और क्या क्या लिखा जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शाहिद जमील ने कोरोना के संक्रामक वेरिएंट की तरफ ध्यान दिलाया और ये लिखा कि वायरोलॉजिस्ट के तौर पर मैं पिछले साल से ही संक्रमण और वैक्सीनेशन पर नजर बनाए हुए हूँ। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कई वेरिएंट्स फैल रहे हैं, ये कोरोना की अगली लहर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। उन्होंने कहा, भारत में वायरस नए साल के आसपास म्यूटेट हुआ, तेजी से फैला। इस वायरस ने पहले से मिली इम्यूनिटी को भी छका दिया। सीक्वेंसिंग का डेटा बताता है कि जिस वेरिएंट ने कोरोना की दूसरी लहर को ताकत दी वो B.1.617 है। भारत में पहली बार दिसंबर 2020 में यह पाया गया। भीड़ भरे कार्यक्रमों की वजह से फैला। भारत में सबसे ज्यादा संक्रमण इसी वेरिएंट का है। WHO भी B.1.617 वेरिएंट को लेकर चिंता जता चुका है। जब इस वेरिएंट को बीमारी के एक भरोसेमंद हैमस्टर मॉडल पर टेस्ट किया गया तो दिखा कि ये मूल वायरस के B.1 वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा वायरस पैदा करता है, फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। दुनिया भर का डेटा दिखाता है कि वेरिएंट B.1.617 तीन अलग तरह के वायरस में बंट गया। 9 मई को ब्रिटेन और भारत के वैज्ञानिकों की प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के अस्पतालों में वैक्सीन लगने के बाद संक्रमित हुए लोगों में B.1.617.2 नाम का वेरिएंट पाया गया। 10 मई को अमेरिकी शोधकर्ताओं ने पाया कि B.1.617.1 नाम के वेरिएंट से सिरम, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के जरिए निपटा जा सकता है। ये वेरिएंट भारत में एक ऐसी बड़ी आबादी में पनप रहे हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे में पब्लिक हेल्थ से जुड़े एक्सपर्ट्स ये पता लगाने में जुटे हैं कि सेकेंड वेव का पीक कब आएगा और ये कब खत्म होगा। अब बात अलग अलग अनुमानों की। शाहिद जमील ने बताया कि भारत सरकार के मॉडल और दुनिया के दूसरे मॉडल कोरोना की दूसरी लहर के पीक को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। दोनों के डेटा में काफी ज्यादा फर्क है। उन्होंने लिखा है, दूसरी लहर के पीक के अनुमानों में बहुत अंतर दिख रहा है। भारत सरकार जिस सुपर मॉडल ग्रुप को प्राथमिकता देती है उसके अनुसार मई के पहले हफ्ते में 3,80,000 केसेस के साथ ही पीक आ चुका है। वहीं भारत के साइंटिस्ट का दूसरा सिमुलेशन मॉडल कहता है कि पीक मई के मध्य तक आएगा। उसकी भविष्यवाणी है कि पीक पर पहुंचने के बाद रोज 5 से 6 लाख कोरोना के संक्रमित मरीज मिलेंगे, नए केसेस आएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कोव IND-19 स्टडी ग्रुप का आकलन कहता है कि पीक मई के मध्य तक आएगा, लेकिन एक दिन में मरीजों की संख्या 8 से 10 लाख तक हो सकती है। सभी मॉडल्स बता रहे हैं कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर जुलाई अगस्त तक खत्म होगी। तब तक 3.5 करोड़ कंफर्म केसेस आ चुके होंगे, 50 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके होंगे। तीसरी लहर की भयावहता कई बातों पर निर्भर करेगी। इनमें शामिल है कितने लोगों को वैक्सीन लगती है, वायरस के कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, भारत में शादियों और त्योहारों जैसे कितने सुपर स्प्रेडर कार्यक्रम होते हैं। मेरी चिंता यह है कि हम इस बात का सटीक अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि असल में अधिकतम कितने केस आ सकते हैं। डेटा दिखा रहा है कि जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं उतनी रफ्तार से टेस्टिंग नहीं बढ़ रही। इस तरह से कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के नंबर स्थिर हो जाएंगे। इसका कारण यह नहीं होगा कि केस कम हो रहे हैं, बल्कि ये होगा कि टेस्टिंग कम हो रही है। भारत का टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, मतलब टेस्ट किए गए कुल लोगों में से पॉजिटिव आने वाली दर 22% से ऊपर है, लेकिन कुछ राज्यों में हालात चिंताजनक हैं। मिसाल के तौर पर गोवा में 46.3% पॉजिटिविटी रेट है। उत्तराखंड, जहां कुंभ मेला लगा था, वहां पर ये पॉजिटिविटी रेट 36.5% है। वैक्सीन ड्राइव लड़खड़ा गई। डॉक्टर जमील ने भारत में वैक्सीनेशन की तैयारी और उसमें आने वाले अड़ंगों की बात की।
उन्होंने वैक्सीनेशन के धीमे पड़ने को चिंताजनक बताते हुए लिखा, वैक्सीन पब्लिक हेल्थ का सबसे असरदार औजार बना रहेगा। देखने में आया है कि तेजी से वैक्सीनेट करने पर कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। भारत ने अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव जनवरी के मध्य में शुरू की। शुरुआत में 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल या 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीनेट किया गया। प्लान समझदारी का था। पूरे भारत को 40% वैक्सीन सप्लाई करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक कंपनियां ऐसा कर दिखाने में पूरी तरीके से सक्षम थी, लेकिन मार्च के मध्य में सिर्फ 1.5 करोड़ डोज ही डिलीवर हुई। इससे सिर्फ 1% जनसंख्या का ही वैक्सीनेशन हो पाया। वैक्सीनेशन की ड्राइव भारतीय नेतृत्व के उस मैसेज के बाद लड़खड़ा गई जिसमें कहा गया कि भारत ने कोरोना पर विजय हासिल कर ली है। इसके अलावा यूरोप से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से खून के थक्के जमने की खबर से भी रुकावट आई। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भारत में कोविशील्ड के नाम से दी जा रही है। ऐसे में जब दूसरी वेव आई तब सिर्फ 3.3 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की पहली डोज मिल पाई थी। यह कुल जनसंख्या का सिर्फ 2.4% था। सिर्फ 70 लाख लोगों को ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस दी जा सकी थी। 1 मई को 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने की घोषणा कर दी गई, लेकिन कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी बताते हुए पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। इससे वैक्सीनेशन धीमा पड़ गया। लोकल सप्लाई के स्थिर होने में जुलाई तक का वक्त लगेगा। भारत में वैक्सीन की बहुत कम पहुंच कोरोना संक्रमण और मौत की वर्तमान लहर को रिवर्स नहीं कर सकती। कोरोना की वैक्सीन बीमारी को कम कर सकती है, लेकिन ये इन्फेक्शन को रोक नहीं सकती, खासतौर पर तब जब इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा हो, जैसा कि इस वक्त है। हालांकि ये कहने के लिए डेटा कम है, लेकिन वैक्सीन लगवाने वालों में हुए संक्रमण में वायरस के उस वेरिएंट की भूमिका हो सकती है जो बच निकला है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग के साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाएं। डॉक्टर जमील ने ये भी कहा है कि भारत को युद्ध स्तर पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग करनी चाहिए। इसके साथ ही वैक्सीनेशन के ज्यादा सेंटर्स खोलने चाहिए। शाहिद लिखते हैं, अभी सबसे जरूरी है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। जिन्हें इन्फेक्शन हुआ है उन्हें आइसोलेट किया जाए। कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है, इससे कोरोना संक्रमण का कर्व ऊपर जाने से रुकेगा। इससे हेल्थ केयर सुविधाओं और सप्लाई को जुटाने का वक्त भी मिलेगा। तेजी से चिकित्सकीय संसाधन बढ़ाने से भी जान बचाने में मदद मिलेगी। भारत को चाहिए कि अस्पताल बेड बढ़ाने के लिए अस्थायी अस्पताल बनाएं, रिटायर हो चुके डॉक्टर्स और नर्सेज को जुटाएं, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की सप्लाई चेन सुधारें। भारत धीमी वैक्सीनेशन को सहन नहीं कर सकता। ये समय भारी संख्या में वैक्सीनेट करने का है। रोज 70 लाख से 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखना होगा। इसके लिए न सिर्फ वैक्सीन की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, बल्कि वैक्सीन देने के डिलीवरी पॉइंट्स भी बढ़ाने होंगे। अभी भारत में सिर्फ 50,000 साइट्स हैं जहां वैक्सीन ली जा सकती है। हमें इससे बहुत ज्यादा की जरूरत है। चूंकि अभी इनमें सिर्फ 3% ही प्राइवेट है, उन्हें बढ़ाए जाने की बहुत गुंजाइश है। वहीं डॉक्टर जमील भारत में पॉलिसी बनाने के तरीके पर भी सवाल उठा चुके हैं। उनका आरोप है कि वैज्ञानिकों की डेटा आधारित बातें नहीं सुनी जाती। उन्होंने पीएम मोदी से वैज्ञानिकों को डेटा उपलब्ध कराने की भी गुहार लगाई। उन्होंने लिखा, कोरोना से लड़ने के सभी उपायों का हमारे साथी वैज्ञानिकों ने बहुत सहयोग किया है, लेकिन उन्हें साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को लेकर बहुत आइडियल प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। 30 अप्रैल को भारत के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि उन्हें डेटा उपलब्ध कराया जाए ताकि वो आगे की स्टडी, अनुमान और इस वायरस से निपटने के उपाय बता सके। भारत में जब से महामारी बेकाबू हुई है, डेटा के आधार पर फैसला लेना भी इसकी बलि चढ़ गया है। हम इसके लिए जो मानवीय कीमत अदा कर रहे हैं वह स्थायी निशान छोड़ जाएगी। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम पहले खुद को कोविड-19 से, कोरोना से बचाएं। उसके लिए किस तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं ये आप जानते हैं। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अगर आप कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं तो किसी की जान बचाएं प्लाज्मा डोनेट करके। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी अमित ने। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।